हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम पूजा। जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था, मैं स्टार्ट कर रही हूँ आज से हिस्ट्री की सीरीज। हम सभी को पता है कि जो हिस्ट्री है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, मिडिवल, मॉडर्न एंड एंशिएंट हिस्ट्री। मतलब आपका प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आपका आधुनिक भारत। तो जो आपको पैटर्न मैंने दिखाया कुछ समय पहले, मैंने आपको एसएससी सीजीएल 2022, 2023, जेई 2022-23 के सारे क्वेश्चन सभी शिफ्टों में जो हिस्ट्री के पूछे गए हैं वो आपके साथ डिस्कस किए थे। डिस्कशन करने का मेन जो पर्पस था वो मेरा वो ये था कि आपको समझ में आए कि कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और कौन से टॉपिक हमें कवर करने हैं। तो आपने एक चीज देखी होगी कि हाँ, मैक्सिमम क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री के थे। मॉडर्न के बाद आपको यहाँ पर एंशिएंट एंड मिडिवल हिस्ट्री देखने को मिलेगी। इसलिए आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री। एंड मॉडर्न हिस्ट्री का जो सबसे पहला टॉपिक हम पढ़ते हैं कि कहां से शुरुआत हो रही है आधुनिक भारत की, तो हमें बात करनी होती है एडवेंट ऑफ यूरोपियन इन इंडिया, या इसको हम कह सकते हैं कि अराइवल ऑफ यूरोपियन इन इंडिया। किस तरीके से यूरोपियन कंपनीज भारत में आई और भारत में आकर बस गई और लगभग 200 सालों तक ब्रिटिशर्स ने, आप देखेंगे, भारत में रूल करने का काम किया था। तो यहाँ पर हम इन कंपनीज के बारे में, इनकी फैक्ट्री, इनके गवर्नर, इन्होंने क्या काम किया और क्या इससे, मतलब इन कंपनीज के आने से हालांकि हमें बहुत लॉसेस हुए हैं, लेकिन इन्होंने हमें क्या दिया, मतलब अपने साथ क्या लेकर आए। प्रिंटिंग प्रेस लेकर आए, पोटैटो, पाइनएप्पल, तो जो भी लेकर आए वो भी हमें यहाँ पर डिस्कस करना है। अब यहाँ पर हम जो सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री की, और पहला लेक्चर आपको देखने को मिलेगा। मैं कोशिश करूंगी कि दिन में आपके साथ एटलीस्ट 2 लेक्चर में शेयर करूं, जिससे आने वाले एग्जाम तक हमारा पूरा का पूरा हिस्ट्री का पोर्शन कंप्लीट हो जाए। तो आज पहला दिन है, इसलिए आज हम एक ही लेक्चर पे डिस्कशन कर रहे हैं, बट आने वाले समय में हम एक दिन में 2 लेक्चर्स पे काम करेंगे, जिससे आपकी मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट हो जाए। तो अब बात ऐसी है कि यहाँ से तो आपको पूरा का पूरा मैं हिस्ट्री कवर करा दूंगी, बट स्टिल अगर आपको लगता है यार कुछ हार्ड कॉपी होनी चाहिए, कुछ बुक होनी चाहिए, कोई और रेफरेंस भी हम देख लेना चाहिए, ऐसा बहुत सारे लोगों के मन में डाउट होता है। लेकिन मैं इस बात की अश्योरिटी देती हूँ कि यहाँ पर आप जो पढ़ रहे हो इससे बाहर आपको कभी बहुत खुफिया क्वेश्चन मिल गए तो मिल गए भाई। खुफिया क्वेश्चंस की मतलब कोई भी टीचर गारंटी नहीं लेता कि कब कहाँ से कौन सा क्वेश्चन वो पूछ ले, बट हाँ, मैं यहाँ पे जो हिस्ट्री पढ़ाऊंगी टू द पॉइंट हम बातें करेंगे, तो यहाँ से आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। खास बात यह है कि हर एक वीडियो के एंड में आपको क्वेश्चंस भी मिलेंगे पर्टिकुलर टॉपिक के, तो जिससे साथ ही साथ रिवीजन भी होता जाएगा। और आप इसके नोट्स भी बना सकते हैं, पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम पे जाकर। सिंपली सर्च कर लीजिएगा पूजा जैन CA 247, तो आपको पीडीएफ मिल जाएंगी। ठीक है, तो मॉडर्न हिस्ट्री को हम पढ़ते कैसे हैं, हमें क्या क्या इंपॉर्टेंट पढ़ना होता है वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहली बात, यहाँ पर कुछ टॉपिक है जो हमें पढ़ने होते हैं। पहले हम बात करते हैं किस तरीके से यूरोपियन कंपनीज भारत में आई व्यापार करने के लिए, ट्रेडिंग करने के लिए। लेकिन जब ये भारत में आती हैं तो लगातार कंपटीशन बढ़ता जाता है और बहुत सारी यूरोपियन कंपनीज एक एक करके भारत में आती हैं और इनके बीच में बैटल्स होना शुरू होते हैं। तो हम यहाँ पे कर्नाटका वॉर, वांडीवॉस की लड़ाई, तो कई सारी यहाँ पे जो बैटल्स होती हैं उनको यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं। और फिर फाइनली क्या होता है, ये जो सारी बैटल्स का कंक्लूजन होता है वो ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी होती है, वो जीतती है। और वो जब भारत में ट्रेड करने आए थे, लेकिन भारत की जब पॉलिटिकल सिनेरियो को वो समझते हैं तो भारत में रूल करना शुरू कर देते हैं। तो हमें देखना है कि किस तरीके से इन्होंने भारत में रूल करना शुरू किया। मतलब हम बक्सर का युद्ध के बारे में बात करते हैं, हम प्लासी के बैटल के बारे में बात करते हैं, और किस तरीके से जो मुगल थे 1707 तक औरंगजेब थे, और उसके बाद किस तरीके से मुगल फॉल हुए और ब्रिटिशर्स पावर में आए, वो हमें यहाँ पे देखना होता है। ठीक है, और जो ब्रिटिशर्स अपनी नई नई पॉलिसीज बना रहे थे, तो ऑब्वियस सी बात है इंडिया के जो लोग होंगे वो ब्रिटिशर्स की पॉलिसी से खुश नहीं होंगे, और जब हम किसी से खुश नहीं होते तो हम उसके अगेंस्ट क्या करते हैं, रिवोल्ट करते हैं, विद्रोह करते हैं। तो यहाँ पर हमें कुछ इंपॉर्टेंट विद्रोह देखने हैं, जो भी पीजेंट रिवॉल्ट्स हुए हैं, मतलब आपके जो ट्राइबल अपराइजिंग हुई है या किसानों के विद्रोह हुए हैं, और 1857 के रिवॉल्ट, इस पे हम डिस्कशन करेंगे। कुकी विद्रोह, संथाल विद्रोह, इन सारे विद्रोह पे हम बात करेंगे। फिर विद्रोह के बाद उस समय क्या हो रहा है, हमारी कंट्री में एक पॉलिटिकल सर्कमटेंसेस बन रहे हैं, कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज बन रही हैं, पॉलिटिकल ग्रुप्स बन रहे हैं।
ठीक है, अपनी अपनी पॉलिसीज लेकर आ रहे हैं। तभी 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का भी फॉर्मेशन हो रहा है। तो हम अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी जो उस ड्यूरेशन में बन रही है, साथ ही साथ इंडियन नेशनल कांग्रेस के फॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे। फिर यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक निकल के आता है कि आईएनसी के डिफरेंट समिट्स होते हैं, एवरी ईयर दिसंबर में ये समिट होते हैं। तो हम इंपॉर्टेंट जो इनके समिट्स हुए हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के, हम वो बात करेंगे। इसके अलावा हमें बात करने किस तरीके से कांग्रेस स्प्लिट हो गई, हम उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। और फिर क्या होता है 1915 में गांधी जी भी आ जाते हैं साउथ अफ्रीका से और एक अलग एरा शुरू हो जाता है जिसको हम गांधी एरा के नाम से जानते हैं। जब तक देश आजाद नहीं होता तब तक गांधी एरा चलता रहता है। तो गांधी एरा में कई सारे मूवमेंट्स होते हैं, लाइक असहयोग आंदोलन है, भारत छोड़ो आंदोलन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन है, दांडी मार्च है, उनको हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। जब ये गांधी एरा का दौर चल रहा होता है, जब इंडियन नेशनल कांग्रेस बन रही होती, उस समय एक सोशल रिफॉर्म भी हमारी सोसाइटी में देखने को मिलता है। और उस समय हमारी सोसाइटी में कई सारे फॉर्मेशंस होते, कई सारे समाज एंड सोसाइटी का फॉर्मेशन होता है, जो कि हमारे समाज में जो कुरीतियां हैं या जो हमारे समाज में गलत प्रथाएं चल रही हैं उनको कैसे हटाया जाए। जैसे कि हम राजा राम मोहन रॉय जी के बारे में, विवेकानंद जी के बारे में बात करते हैं। मतलब कई सारे समाज, आर्य समाज, ब्रह्मो समाज, इनके बारे में हमें डिस्कशन करना है। क्लियर है? तो इस तरीके से ये आपका पूरा का पूरा मॉडर्न हिस्ट्री का सिलेबस होता है, जो टॉपिक हमें पढ़ने होते हैं। और लास्ट में बात करनी होती है हर एक गवर्नर जनरल जो इंडिया में रूल किया है और उसने अपने समय में क्या क्या काम किए हैं, कौन सी बैटल किसके समय लड़ी गई है। ठीक है, इसके अलावा हमें बात करनी होती है कि किस गवर्नर ने क्या काम किया, किसने पोस्टल सेवाएं शुरू की, किसने सिविल सेवा के फाउंडर माने जाते। तो ऐसे कई सारे क्वेश्चन गवर्नर जनरल से बनते हैं। तो ये है हमारा टॉपिक जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे आपके एग्जाम से पहले। इन सब की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। तो मैं तो पढ़ा रही हूँ, नो डाउट मैं पूरा कंप्लीट कराऊंगी। यहाँ से पूरी चांसेस है कि कोई क्वेश्चन बाहर ना जाए। स्टिल किसी को लगता है यार कोई हार्ड कॉपी होनी चाहिए, कहीं से तो कुछ पढ़ लें हम, तो स्पेक्ट्रम आप ले सकते हैं और स्पेक्ट्रम से भी आप पढ़ सकते हैं। लेकिन वनडे एग्जाम, स्टेट एग्जाम और यूपीएससी के प्रीलिम्स के लेवल तक के लिए यहाँ पर ये सीरीज इनफ है, ऐसा मेरा आपके लिए सजेशन है। क्लियर है? तो टॉपिक ऑफ डिस्कशन क्लियर है। अब आज की वीडियो की शुरुआत करने से पहले एक क्वेश्चन तो देना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में है, यहाँ पर एक लिस्ट ए है और लिस्ट बी है। ठीक है, आपको यहाँ पे इन कोड्स को मैच करना है और जो भी आंसर होगा वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। क्लियर? आप आराम से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, आराम से देख लो और वीडियो के एंड में आप इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में दोगे। हो सकता है बहुत से स्टूडेंट होंगे जो पहली बार हिस्ट्री पढ़ रहे होंगे, जिनको इसका आंसर नहीं पता होगा। उसके लिए मैं हूं, टेंशन क्या है, मैं कंप्लीट करा दूंगी जब ये पूरा टॉपिक, तो आपको इसके क्वेश्चंस के आंसर भी मिल जाएंगे। जान इतनी चीजें देख लिया, जल्दी से देख लो, क्वेश्चन देख लिया, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, आंसर कमेंट सेक्शन में दे देना। ठीक, चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले अराइवल्स के बारे में। यहाँ पर एक सीक्वेंस आपको दिखने को मिल रहा है और ये सीक्वेंस आपको याद करना है, नो मैटर व्हाट। कोई ट्रिक बनाओ, डायरेक्टली याद होता है डायरेक्टली याद करो, लेकिन याद तो करना है। यहाँ पर कौन कौन सी यूरोपियन कंपनीज भारत में आई हैं, उनके अराइवल का सीक्वेंस क्या है, एग्जाम में बनता है। तो सबसे पहले पोर्चुगीज आए थे, मतलब पुर्तगाल के लोग आए थे 1498 में। उसके बाद डच आए थे, डच के बाद ब्रिटिशर्स, फिर डेनिश एंड देन फ्रांसीसीज आपको देखने को मिलेंगे। तो ये 5 यूरोपियन कंपनीज भारत आई थी, पोर्चुगीज, डच, ब्रिटिशर्स, डेनिश एंड फ्रांसीसीज। ठीक है, लेकिन ये जो 5 कंपनीज है इनके बनने का सीक्वेंस थोड़ा सा अलग है। सबसे पहले पोर्चुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी या पोर्चुगीज कंपनी का फॉर्मेशन हुआ था। पोर्चुगीज कंपनी का फॉर्मेशन 1498 में हुआ। उसके बाद आप देखेंगे ब्रिटिशर्स का फॉर्मेशन हुआ था। पहले कंपनी का फॉर्मेशन 1600 में हो गया था, लेकिन 1605 में ये भारत आए हुए थे। मतलब अकबर के समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का फॉर्मेशन हुआ था, लेकिन अकबर की डेथ होने के बाद जहांगीर, जब उनका बेटा गद्दी पे बैठता है, तब ब्रिटिशर्स भारत आए थे। ब्रिटिशर्स के बाद डच ईस्ट इंडिया कंपनी का फॉर्मेशन 1602 में हुआ था, लेकिन आप देख सकते हैं ब्रिटिशर्स के पहले ये भारत में आ गए थे। फिर डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी। तो थोड़ा सा यहाँ पर बस सीक्वेंस में अंतर है। तो आप यहाँ पे अराइवल का सीक्वेंस और कब कौन सी कंपनी का फॉर्मेशन हुआ, ये सीक्वेंस बस याद रखिएगा। ये डेट वगैरह याद रखने की उतनी कोई जरूरत नहीं है। जहां पे डेट याद करने की रिक्वायरमेंट होगी वो डेट मैं आपको याद करा दूंगी, लेकिन हाँ सीक्वेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। डन इतनी चीजें। चलिए अब बात करते हैं क्या जरूरत पड़ गई यूरोपियन को भारत में आने के लिए। ठीक है, तो आज से नहीं,
अगर आप देखेंगे एंशियंट हिस्ट्री में भी, एंशियंट इंडिया में भी हमें एविडेंस मिलते हैं कि बहुत लंबे समय से जो यूरोपियन कंट्रीज हैं उनके बीच में और इंडिया के बीच में ट्रेडिंग होता रहा है, व्यापार होता रहा है। व्यापार करने के दो रास्ते आपको देखने को मिलेंगे। पहले हम वो दो रास्ते देख लेते हैं। एक है आपका लैंड रूट और दूसरा आपको सी रूट देखने को मिलेगा। अगर ये कोई यूरोपियन कंट्रीज हैं और इनको ट्रेड करना है हमारे प्यारे भारत के साथ, तो इनके पास दो रास्ते हैं, एक लैंड रूट है और एक आपको सी रूट देखने को मिलेगा। लैंड रूट क्या है कि ये लोग यहां से देखिए इस तरीके से अफगानिस्तान से होते हुए ये भारत में आ जाए और भारत के साथ व्यापार कर लें। दूसरा जो आपको लैंड रूट सी रूट देखने को मिलता है, तो ये आपको गल्फ कंट्री से गुजरना पड़ेगा, आपको रेड सी से गुजरना पड़ेगा और आप यहाँ पर इंडियन ओशियन में आके भारत के साथ व्यापार कर सकते हैं। तो दो रास्ते यहाँ पर यूज होते थे व्यापार करने के लिए। ठीक है, व्यापार किस चीज का किया जाता था? एक्चुअली जब 14 एंड 15 सेंचुरी आती है तब यहाँ यूरोप में आप देखेंगे पुनर्जागरण का काल आता है। ठीक है, नई नई टेक्नोलॉजी डेवलप होती हैं, ये लोग क्रॉप रोटेशन का काम करने लगते हैं, मतलब क्रॉप को रोटेट करने लगते हैं। यहाँ पर एक तरीके से एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स देखने को मिलते हैं और एक बूस्ट या एक बूम देखने को मिलता है इनकी इकोनॉमी में। जब किसी देश की इकोनॉमी इंक्रीज होती है तो हमारा रहन सहन, खाना पीना भी थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है, अच्छा हो जाता है। अब पैसे नहीं है तो हम थोड़ा नॉर्मल सा खाना खाएंगे, लेकिन अब पैसे है तो पार्टी करेंगे, दावत करेंगे और मीट वीट बनाना शुरू करेंगे। ऐसा ही इन्होंने किया। और जब मीट वगैरह या आप ऐसा कोई स्पाइसेस, मतलब कोई ऐसा खाना बनाते तो स्पाइसेस की जरूरत होती है। तो इस समय आप यूरोप में काफी ज्यादा डिमांड है स्पाइसेस की, और स्पाइसेस के लिए आज से ही नहीं बहुत पहले से आप देखेंगे इंडिया, इंडोनेशिया, जावा, सुमात्रा, ये जो पूरा एरिया है ये स्पाइसेस या मसालों के लिए जाना जाता है। आज भी जाना जाता है और पहले भी जाना जाता था। तो जो ट्रेडिंग होती थी वो इन्हीं जगहों से, इन्हीं देशों से बेसिकली ट्रेडिंग होती थी मसालों की। ठीक है, तो यूरोप में मसालों की डिमांड बहुत ज्यादा थी। इसके अलावा भारत जो है वो कॉटन के प्रोडक्शन के लिए, सूती वस्त्र के निर्माण के लिए भी जाना जाता था, टेक्सटाइल के लिए। तो यहाँ पर जो हमारी ट्रेडिंग हो रही है वो टेक्सटाइल की भी हो रही है और कुछ प्रीशियस स्टोन्स की भी ट्रेडिंग हो रही है। तो ट्रेडिंग डिमांड क्या है यूरोप में वो आपको क्लियर हो गया है और हमने लैंड और सी रूट यहाँ पर देख लिए हैं। अब प्रॉब्लम क्या आ रही है? तो इस तरीके से ये लोग ट्रेडिंग करते थे। ठीक है, यूरोपियन केम टू इंडिया फॉर ट्रेड, ओनली व्यापार के लिए आए थे, बट इन द ड्यू कोर्स ऑफ टाइम दे गेन्ड पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डोमिनेंस ओवर द कंट्री। लगातार लंबे समय पर रहने के बाद जब भारत की स्थिति को समझा तो इन्होंने भारत में रूल करना शुरू कर दिया। अब क्या फैक्टर थे जब यूरोपियन कंपनीज या यूरोपियन पावर इंडिया में आते हैं? तो पहली बात, इंडिया को कहते हैं सोने की चिड़िया। अब तो सोने की चिड़िया नहीं है, लेकिन पहले हुआ करती थी। तो वेल्थ के चक्कर में आए। इसके अलावा इंडिया की जो कमोडिटीज है उसकी हैवी डिमांड आपको यूरोप में देखने को मिलेगी, और डिमांड मैंने बताई दी है, स्पाइसेस है, टेक्सटाइल है, आपका प्रीशियस स्टोन्स है। इसके अलावा आप देखेंगे अब यहाँ पे यूरोप में क्या हो रहा है, नए नए टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हो रही है। शिप्स जो होती है बड़ी बड़ी, उनका निर्माण हो चुका है। कंपस का फॉर्मेशन है, कंपस का डेवलप किया जा चुका है और नए सी रूट्स को डिस्कवर किया जा रहा है। ठीक है, इतनी चीजें। अब यहाँ पर आप देखेंगे एक और चीज क्या होती है, यहाँ पर एक और इंसिडेंट देखेंगे जिसको आज हम टर्की के नाम से जानते हैं, और टर्की आज भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्ट्रेटेजिक लोकेशन के लिए, और उस समय भी ये बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि ये एशिया और यूरोप दोनों कॉन्टिनेंट में देखने को मिलेगा। तो अगर किसी को ट्रेड करना है तो आपको इस रूट से गुजरना पड़ेगा, और यहाँ पर ऑटोमन एम्पायर रूल कर रहा था। और यहाँ पर उन्होंने क्या कहा कि अगर कोई भी शिप यहाँ से गुजरती है तो पहले तो उन्होंने स्पाइसेस के ट्रेड को क्या कर दिया, ब्लॉक कर दिया। स्पाइसेस के ट्रेड को क्या कर दिया, ब्लॉक कर दिया, और कहा जो भी शिप यहाँ से गुजरेगी उसको हैवी टैक्सेस देने पड़ेंगे। तो अब यूरोप के लोगों ने सोचा अब हमें नया सी रूट चाहिए जिससे हम इंडिया तक पहुंच सके और अपने ट्रेड को बूस्ट कर सके। स्पेशली जो पोर्चुगल और स्पेन के लोग थे उन्होंने ये बात सोची, जिसके बाद आप देखेंगे अलग अलग सी रूट को डिस्कवर किया जाने लगा। आपको कई सारे डिस्कवरर्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि अगर बात करते हैं, एक पोर्चुगल पर्सन थे जिनका नाम है कैब्रल ने ब्राजील के सी रूट को डिस्कवर किया था। सिमिलर 1492 में कोलंबस पहुंचे थे। कहां पर? कोलंबस स्पेन के थे और ये पहुंच गए थे अमेरिका, तो इन्होंने अमेरिका की डिस्कवरी की थी। वहीं 1498 में हम सभी को पता है कि वास्को डी गामा निकले थे पोर्चुगल से और ये पहुंचे थे कहां पर? इंडिया। तो इन्होंने सी रूट को डिस्कवर किया था इंडिया तक आने के लिए। वहीं अगर आप बात करेंगे न्यूजीलैंड एंड तस्मानिया के बारे में, तो तस्मान जो कि हॉलैंड के पर्सन थे,
और तस्मान ने बेसिकली आप देखेंगे कि न्यूजीलैंड एंड तस्मानिया के रूट की डिस्कवरी करने का काम किया था। क्लियर है? तो रीजन आपको क्लियर हो चुके हैं कि डिमांड ऑफ गुड्स थी, हाई डिमांड थी यूरोप में, हाई टैक्सेस यहाँ पे जो है मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका में इम्पोज किए जाने लगे थे, टैरिफ बहुत ज्यादा बढ़ गए थे, इसके कारण सी रूट को डिस्कवर किया गया। और जब इसके अलावा इनको पता था कि जो भारत के प्रोडक्ट की डिमांड है वो वर्ल्ड वाइड है और यूरोप में बहुत ज्यादा डिमांड है, अगर हम इंडिया से सामान लेकर आएंगे और यूरोप में बेचेंगे तो हमको प्रॉफिट होगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रीजन हमें समझ में आते हैं जिसके कारण यूरोपियन इंडिया में आए थे व्यापार करने के लिए। क्लियर है? आइए बात करते हैं हम पुर्तगाल के लोगों के बारे में, पोर्चुगीज के बारे में, जिनका समय आप देखेंगे 1498 से 1961 का है। ये इंडिया में आने वाले सबसे पहले यूरोपियन है और सबसे बाद में जाने वाले यूरोपियन भी कौन है? पोर्चुगीज है। तो यहां से हम कहानी शुरू करते हैं। यहां पर आपको दो देश देखने को मिलेंगे, स्पेन एंड पोर्चुगल्स। अब दोनों के बीच में एक कंपटीशन है कि कौन इंडिया को डिस्कवर, मतलब इंडिया के सी रूट को डिस्कवर करेगा, कौन यहाँ पे पता लगाएगा कि इंडिया को जाने का रास्ता क्या है और किस तरीके से हम ट्रेड कर सकते हैं। तो यहाँ के जो किंग्स थे उन सभी लोगों ने क्या किया, जो भी यहाँ पे डिस्कवरर्स थे उनको फंड देना शुरू किया कि आप जाइए और आप जाके सी रूट को डिस्कवर कीजिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहले स्पेन के एक व्यक्ति थे जिनका नाम था कोलंबस। ये 1492 में निकले, अब कंपास तो था ही, निकले और ये इस डायरेक्शन में आने की जगह ये इस डायरेक्शन में चले गए। पहुंचे तो उनको एक नया लैंड मिला और वहां जाके जब पहुंचे तो उन्होंने इसका नाम रखा न्यू वर्ल्ड। क्या नाम रखा? न्यू वर्ल्ड। वो समझ चुके थे इंडिया तो नहीं है, लेकिन हाँ इंडिया के अलावा भी इस दुनिया में कई सारी कंट्रीज हैं। ठीक है, तो ये बात यहाँ पे पता चली थी। तो कोलंबस ने डिस्कवरी किसकी करी थी? अमेरिका की, जिसको नाम रखा था न्यू वर्ल्ड। बाद में अमेरिका नाम रखा गया और बाद में फिर साउथ अफ्रीका की डिस्कवरी हुई। ठीक है, वैसे ही पोर्चुगल के व्यक्ति जो थे उनका नाम था वास्को डी गामा, और वास्को डी गामा यहाँ से निकले और इन्होंने इस तरीके से जो कैप ऑफ गुड होप है इसको क्रॉस किया और वो पहुंचे कहां पर? यहाँ पर मोजाम्बिक। मोजाम्बिक में पहुंचे तो उनको वहां पे कई सारे यू शिप दिखी, इंडियन शिप, तो उनको रिलैक्स फील हुआ कि हाँ मतलब इंडिया के लिए यहाँ से मुझे ट्रेड रूट मिल जाएगा। और फिर यहाँ से वो इंडिया पहुंचे कहां पर? कालीकट में। कहां पर पहुंचे इंडिया? वो कालीकट में पहुंचे। तो वास्को डी गामा को क्रेडिट दिया जाता है कि उन्होंने सी रूट को डिस्कवर किया था इंडिया तक पहुंचने के लिए 1498 में। लेकिन यहां पर अभी कंपटीशन शुरू हो गया। कंपटीशन कैसा कि ये जो रूट है, जो सी रूट है, जो इंडिया को जाता है और जो वेस्टर्न वर्ल्ड को जाता है, इसमें मोनोपोली किसकी रहेगी? ट्रेडिंग करने के लिए जो शिप्स हैं उसके पे मोनोपोली किसकी रहेगी? यहाँ पे कंपटीशन शुरू हो गया स्पेन एंड पोर्चुगल्स के बीच में। तो इस डिस्प्यूट को तो सॉल्व करना ही था। इस डिस्प्यूट को अगर आप सॉल्व करने की बात करते हैं तो एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिटी साइन होती है, आप देखेंगे ट्रिटी ऑफ टॉर्डेसिल्स। ठीक है, इसे 1494 में साइन किया जाता है और पोर्चुगल को कहा जाता है आप ईस्टर्न टेरिटरी को देखेंगे और स्पेन को कहा जाता है आप वेस्टर्न टेरिटरी को यहाँ पर देखेंगे। बात समझ में आ रही है? यही है कोलंबस। जाना था जापान, पहुंच गए चीन। बिल्कुल वही कहानी है। जाना था इंडिया, पहुंच गए अमेरिका और पता भी नहीं था कि हम अमेरिका पहुंच गए। ओके, इतनी चीजें। चलिए, अब यहाँ पर मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगी कि पहले व्यक्ति यहाँ पर वास्को डी गामा थे जो कि इंडिया के रूट को डिस्कवर करने के लिए निकले थे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये जो कैप ऑफ गुड होप तक का भी रास्ता है ये किसने डिस्कवर किया? क्योंकि तभी तो आप कैप ऑफ गुड होप से होते हुए इंडिया में एंट्री करते हो, राइट? है जिन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट किया था इंडिया के सी रूट को डिस्कवर करने के लिए, जिनका नाम है बार्थोलोमेओ डियाज। ये पहले पर्सन थे जो कि निकले थे 1487 में। ठीक है, और ये जो सदर्न मोस्ट टिप है अफ्रीका का, वहां पर पहुंचे। वो भी एक्सीडेंटली पहुंचे थे, एक स्ट्रॉम आया और स्ट्रॉम आने की वजह से उनकी जो शिप है वो पहुंच गई कैप ऑफ द गुड होप और उन्होंने उस पॉइंट को नाम रखा था कैप ऑफ स्ट्रॉम और बाद में इसका नाम चेंज करके कैप ऑफ गुड होप कर दिया गया। तो कैप ऑफ गुड होप तक का रास्ता इन्होंने फाइंड आउट किया और उसके आगे का जो रास्ता है वो वास्को डी गामा ने फाइंड आउट किया था। क्लियर? तो ये है वास्को डी गामा जो कि पोर्चुगल से थे और 1498 में कैप ऑफ गुड होप को क्रॉस करते हुए कालीकट पहुंचे थे। कालीकट तक आने में इनकी जो मदद की थी वो एक गुजराती ट्रेडर्स ने की थी। गुजराती ट्रेवलर थे जिनका नाम है अहमद बिन माजदी या मजीदी। इन्होंने बेसिकली इनकी मदद की और इनको कालीकट के बंदरगाह तक पहुंचा।
पहुंचाया। इनकी जो शिप थी जिससे ये जा रहे थे, उस शिप का नाम आप देखेंगे साओ गैब्रियल आपको देखने को मिला। और यहाँ पे कालीकट में उस समय जो हिंदू राजा रूल कर रहे थे उनका नाम क्या था, जैमुरिन। और जैमुरिन ने इनका एकदम वेलकम किया, आइए आइए, बिल्कुल ट्रेड करने की परमिशन भी दे दी। इन्होंने क्या किया, वास्को डी गामा ने जो भी स्पाइसेस थे वो अलग अलग एरिया से कैप्चर किए, मतलब खरीदने का काम किया। खरीदने के बाद ये गोवा गए और गोवा से वापस कहाँ पर आ गए, वापस से गोवा से पोर्चुगल आ गए। फिर इनको पूरा जो यात्रा करने में, जो ट्रेवल करने में जो भी एक्सपेंसेस थे, इनकी जो भी खर्चे थे, अगर उन सब सारे खर्चों को हटा दिया जाए, उसके बाद भी जब इन्होंने इंडिया के स्पाइसेस को जाके यूरोप में बेचा तो इनको 60 टाइम्स ज्यादा प्रॉफिट हुआ। तो जब ऐसा कोई व्यक्ति उस समय, वो भी कि भारत से आया है कुछ सामान लेकर और यहाँ पर बेच रहा है और 60 गुना ज्यादा प्रॉफिट कमा रहा है, तो एक कंपटीशन शुरू हो जाएगा। कहेंगे जाओ, वापस जाओ इंडिया और वापस से सामान लेकर आओ। तो ऐसा नहीं है कि वास्को डी गामा दोबारा इंडिया नहीं आया, ये टोटल 3 बार इंडिया आया है। ठीक है, 3 बार आप देखेंगे वास्को डी गामा भारत आता है। क्लियर है इतनी चीज है। तो वास्को डी गामा का वेलकम किसने किया था, जैमुरिन ने किया था, जो उस समय कालीकट के एक हिंदू राजा थे। डन इतनी चीजें। सेकेंड टाइम वास्को डी गामा 1501 में वापस से इंडिया आता है। और जब इंडिया आता है तो वो देखता है यार हमको इतने सारे सामान को इकट्ठा करना और इकट्ठा करके कहाँ ले जाना है, यूरोप ले जाना है। तो इन्होंने गोदाम बनाई और उस गोडाउन को ही हमने क्या कहा है, फैक्ट्री कहा है। यहाँ पे फैक्ट्री का ये मतलब अभी बिल्कुल मत समझिएगा कि मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, ऐसा कुछ अभी नहीं हो रहा है, क्योंकि अभी तो केवल और केवल स्पाइसेस में ही ट्रेडिंग हो रही है, अभी टेक्सटाइल का कोई काम शुरू हुआ नहीं है। तो यहाँ पे जो गोडाउन इन्होंने बनाई उसी का नाम रखा फैक्ट्री। और कोचीन में आप देखेंगे इन्होंने पहली फैक्ट्री या पहली गोडाउन को सेटअप करने का काम किया था। कोचीन के बाद कालीकट है, कन्नूर है, आपके वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया में, इन सारे लोकेशंस पे इन्होंने फैक्ट्री बनाई। और फिर इन्होंने ईस्टर्न कोस्ट में भी, हुगली वगैरह में अपनी फैक्ट्री को बनाने का काम किया था। ठीक है, 1524 में ये वापस से 3rd टाइम इंडिया आते हैं और इंडिया में ही इनकी डेथ होती है वास्को डी गामा की। गोवा में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आप देखते हैं ना, वास्को डी गामा नाम से स्टेशन भी आपको देखने को मिलेगा, वो इन्हीं के नाम पर आपको देखने को मिलता है। क्लियर है इतनी चीजें? डन, ठीक है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं पोर्चुगल के कई सारे सेटलमेंट आपको देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि अगर हम वेस्टर्न कोस्ट में बात करते हैं तो बड़ौदरा है, दमन, दीव, बसीन, सालसेत, गोवा, ये कुछ लोकेशंस है, दीव, जहां पे पोर्चुगल्स की फैक्ट्रीज आपको देखने को मिलेंगी। फिर पोर्चुगल्स ने श्रीलंका में, चाइना में और इंडोनेशिया में भी अपनी फैक्ट्रीज को सेटअप करने का काम किया था, क्योंकि इन्होंने एक तरीके से पूरा इंडियन ओशियन में जितनी भी ट्रेडिंग हो रही है उस सबको कैप्चर करने का काम, बेसिकली सी रूट को इन्होंने कैप्चर करने का काम किया था। और हुगली, अगर हम वेस्टर्न कोस्ट में बात करते हैं तो हुगली में आपको सेटलमेंट देखने को मिलता है पोर्चुगल का। हुगली के अलावा इन्होंने अपना मिलिट्री इंस्टॉलेशन भी किया था। कहां पर आप देखेंगे, इन्होंने सेंट थॉमे नियर चेन्नई एक टाउन सेटअप किया था और वहां पर अपना मिलिट्री इंस्टॉलेशन भी किया था। वैसे ही आप यहाँ पे नागापट्टिनम देख सकते हैं तमिलनाडु में, तो नागापट्टिनम याद रखेंगे, सेंट थॉमे याद रखेंगे और हुगली याद रखेंगे, कहां पर आपके ईस्टर्न कोस्ट में, जहां पे आपको सेटलमेंट देखने को मिल जाएंगे, किसके, पोर्चुगल्स के। क्लियर? तो जैसा कि मैंने कहा कि पोर्चुगल पहले थे जो भारत में आए और सबसे लास्ट में गए, और इन्होंने अपना जो पहला सेंटर बनाया, पहले जो गोदाउन वगैरह बनाई, वो कहाँ पे बनाई, कोची, केरला में बनाई थी। अगर हम डच की बात करते हैं तो सेकंड नंबर पे डच कंपनी आई थी भारत। इन्होंने अपना पहला सेंटर मछलीपट्टनम में बनाया था। फिर ब्रिटिशर्स आए, ब्रिटिशर्स ने अपना पहला जो टेम्पररी सेटलमेंट किया था वो मछलीपट्टनम में किया था, लेकिन इनकी जो पहली परमानेंट फैक्ट्री थी वो सूरत में बनाई गई थी। वहीं अगर हम डेनिश की बात करते हैं तो इन्होंने अपना पहला जो सेंटर सेटअप किया था वैंकूवर में बनाया था, और वहीं फ्रांसीसीज ने अपना जो पहला सेंटर बनाया था वो सूरत में सेटअप किया था। क्लियर है? जब हम इन चारों के बारे में और बात करेंगे तो इनके सेटलमेंट को और डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हम केवल फोकस करते हैं पोर्चुगीज के बारे में। क्लियर है? तो इनका सेटलमेंट तो हमें समझ में आ गया। अब इनकी पावर कैसे कैसे एक्सपांड हुई, तो इनके पावर के एक्सपांशन के बारे में बात करते हैं। हुआ ये, जब वास्को डी गामा आया, उसने सूरत में, कन्नूर में, कोचीन में अपनी फैक्ट्रीज को सेटअप किया, तो यहाँ पर अब डिमांड उठने लगी। मतलब वहां के जो राजा थे उन्होंने सोचा क्यों ना हम यहाँ पे गवर्नर को अपॉइंट करें 3 सालों के लिए, फॉर द पीरियड ऑफ 3 इयर्स, और जो इन सारे सेटलमेंट्स को देखे, मतलब इन सारी फैक्ट्रीज को देखने का काम करे, जिससे हमारी ट्रेडिंग और अच्छी हो जाए। क्लियर? तो इसलिए यहाँ पे अब डिसाइड किया गया कि गवर्नर को भेजा जाएगा। तो पोर्चुगीज गवर्नर इंडिया आना अब शुरू होते हैं।
ठीक है, डन इतनी चीजें। तो पहली फैक्ट्री हमने देख ली कोच्चि केरला में थी, सेकंड फैक्ट्री इन्होंने कन्नूर केरला में बनाई थी 1505 में, और पहले गवर्नर जो इन्होंने भेजा था वो है फ्रांसिस्को दी अल्मीड़ा। ये अल्मीड़ा साहब है जो कि पहले वायसराय या पहले गवर्नर होते हैं जो कि पोर्चुगल से या पोर्चुगीज से की तरफ से आते हैं। अब यहाँ पर क्या है देखो, एक्चुअली ये जो रूट है, मतलब आप यहाँ पर देख पाएंगे ये यहाँ पर ये अरेबियन सी है, अरेबियन सी में आपको यहाँ पर इन्होंने बेसिकली फैक्ट्री लगाई है, लेकिन यहाँ पर जो अरब ट्रेडर्स है ना, अरब ट्रेडर्स की मोनोपोली है। कोई भी यहाँ से अगर शिप पास होती है तो अरब ट्रेडर्स उस पर क्या लगाते हैं, टैक्सेस लगाते हैं। इसके अलावा यहाँ पे पायरेट्स का खतरा भी बहुत ज्यादा है, कोई जहाज निकलता है तो उसको लूटने का काम किया जाता है। तो अब इनके सामने सबसे बड़ा ऑप्शन ये था, सबसे बड़ा चैलेंज एक तरीके से ये था कि इन अरब ट्रेडर्स को डिफीट करना है और इस इंडियन ओशन पे कब्जा करना है। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, इन अरब ट्रेडर्स को डिफीट करने का काम किया। ठीक है, और अपनी नेवल स्ट्रेंथ दिखाई। तो धीरे धीरे आप देखेंगे पोर्चुगल्स की जो पावर है या नेवल पावर है वो इंक्रीज होना यहाँ पे शुरू हुई। इसके अलावा इन्होंने ना एक ब्लू वाटर पॉलिसी या एक तरीके से कार्टेज सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था 1509 में। अरब ट्रेडर्स को इन्होंने हरा दिया। उसके बाद इन्होंने क्या किया, इन्होंने 1509 में ब्लू वाटर पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया था। मतलब अगर कोई भी शिप अरेबियन सी से यहाँ से निकलती है तो आपको यहाँ पे कार्टेज होना चाहिए, आपके पास एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए कि आपने हमसे अप्रूवल लिया और बदले में आप मुझे कुछ टैक्सेस भी दो, कुछ पैसा भी दो। तो इस तरीके से ब्लू वाटर पॉलिसी को भी यहाँ पे पोर्चुगल्स ने इंट्रोड्यूस किया था। वो भी किसने, फ्रांसिस्को दी अल्मेडा ने इसे इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, फ्रांसिस दे अल्मेडा के बाद अगले जो गवर्नर आते हैं उनका नाम क्या है, 1509 से 1515 एडी के बीच में इनका नाम है अल्फोंसो दी अल्बुकर। ये आते हैं सेकंड नंबर पे। ठीक है, इन्हें एक्चुअली फाउंडर माना जाता है पोर्चुगल की पावर का इन इंडिया में, क्योंकि जब ये भारत आते हैं तो भारत में इनको कई सारे चैलेंजेस अगेन फेस करने पड़ते हैं। अब गुजरात के जो राजा हैं वो भी नाराज हो गए हैं, इजिप्ट के लोग भी नाराज हैं, और भारत में अगर जो मुगल लोग हैं वो भी थोड़े से खफा हैं इनसे। तो अब धीरे धीरे आपको सबको इनको सेटल करने का काम करना है। ठीक है, तो इन्होंने सबसे पहले क्या किया, एक्चुअल फाउंडर माने जाते हैं, इन्होंने बीजापुर के जो सुल्तान थे उनको डिफीट किया और गोवा को कैप्चर कर लिया था 1510 में। तो गोवा को कैप्चर इन्होंने किया था 1510 में, और बाद में जाके पोर्चुगल की जो कैपिटल बनती है वो आपको गोवा देखने को मिलेगी। और ये लोग बहुत लंबे समय तक गोवा में रहते हैं जब तक ऑपरेशन विजय को लॉन्च नहीं किया जाता। मतलब हमारा देश आजाद हो चुका है, इसके बाद भी ये लोग हमारी कंट्री में गोवा में रह रहे हैं। उसके बाद इंडियन आर्म फोर्स को एक ऑपरेशन लॉन्च करना पड़ा विच इज ऑपरेशन विजय, और जिसके बाद इनको बाहर निकाला हमारे देश से। क्लियर है, इन्होंने विजयनगर एम्पायर के साथ भी अपने रिलेशन को अच्छा करने का काम किया था। अब यहाँ पर इनका केवल और केवल एजेंडा अरेबियन सी नहीं था, अब इनको अरेबियन सी के अलावा और भी आगे, मतलब आपका जो मलक्का स्ट्रेट है, जो आपका सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया, जावा, सुमात्रा वाला जो पूरा एरिया है, उस पूरे के पूरे समुद्र में भी अब इनको कंट्रोल चाहिए है। कंट्रोल चाहिए है तो आपको अपनी नेवल फोर्सेस बढ़ानी पड़ेंगी। तो इन्होंने अपनी नेवल फोर्सेस को बढ़ाया और 1511 में इन्होंने मलक्का स्ट्रेट को कैप्चर कर लिया। फिर 1515 में इन्होंने यहाँ पे पर्शियन गल्फ, आप देखेंगे पर्शियन गल्फ का जो एरिया है इसे भी कैप्चर कर लिया। मतलब यहाँ से जो भी ट्रेडिंग होती थी अरेबियन सी की तरफ, तो इस सब पे कब्जा किसका था, अब देखेंगे आप पोर्चुगल्स का देखने को मिलेगा। इसलिए इन्हें हम फाउंडर मानते हैं पोर्चुगीज पावर का इन इंडिया। अब इन्होंने बोला ऐसे तो काम नहीं चलेगा, हमें अपनी पॉपुलेशन बढ़ानी पड़ेगी अगर इंडिया में लंबे समय तक रहना है। तो लंबे समय तक रहने के लिए पॉपुलेशन की जरूरत है, और पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए शादी करने की जरूरत है। तो इन्होंने बिल्कुल जो पोर्चुगल लोग थे उनको कहा कि आप इंडियन से शादी करो, शादी करने के बाद आप यहाँ पे बस जाओ। पहली चीज है, तो यहाँ पर ये काम किया। फिर इन्होंने हिंदुओं के लिए काफी सारे स्कूल्स भी ओपन किए। अपने पूरा जो एरिया था जहां जहां ये रूल कर रहे थे वहां वहां इन्होंने सती प्रथा को बैन किया था। तो पहले यही लोग थे जो कि सती प्रथा को बैन कर रहे थे। ठीक है, तो इन्होंने सती प्रथा को बैन करने का काम किया, भारतीय महिलाओं के साथ शादी करी। शादी करने के अलावा इनकी जो पॉलिसीज थी वो देखेंगे कि एजुकेशन की तरफ इन्होंने ध्यान दिया। और मुस्लिम इनके क्या थे, एक तरीके से एनिमी थे, ये मुस्लिम्स को पसंद नहीं करते थे। इनकी जो पॉलिसीज थी वो हिंदुओं के साथ आपको देखने को मिलेंगी। और इसकी भी डेथ कहाँ होती है, गोवा में 1515 में इसकी भी डेथ हो जाती है। आप देखेंगे पोर्चुगल लोग थे जो अपने साथ प्रिंटिंग प्रेस को भी लेकर आए थे, आलू, पाइनएप्पल, ये सारे आइटम्स भी ये लोग अपने साथ लेकर आए थे। अगले जो गवर्नर बनते हैं उनका नाम है नीनो दी क्यूना। नीनो दी क्यूना, इन्होंने गोवा को मतलब गोवा तो ऑलरेडी कैप्चर हो चुका था, गोवा को अपनी कैपिटल बनाया था 1530 में। और इन्होंने हुगली में सेटलमेंट किया था
एंड सेंट थॉमस में भी अपना सेटलमेंट किया था। दीव एंड भसीन में भी इन्होंने अपना ऑक्यूपेशन स्टार्ट किया था, ठीक है। और यहां पर इन्होंने जो सुल्तान थे गुजरात के, उनसे बॉम्बे को एक्वायर कर लिया था। तो बॉम्बे अभी किसके पास है? पोर्चुगल के पास है। बाद में जब ब्रिटिशर्स आएंगे तो पोर्चुगल्स की जो बॉम्बे है वो दहेज में चला जाएगा, बॉम्बे के पास पहुंच जाएगा, ठीक है, डन। यहां पर आप देखेंगे गुजरात के जो सुल्तान थे या गुजरात के जो राजा थे बहादुर शाह, उनके साथ इन्होंने ट्रीटी ऑफ भसीन को साइन किया था 1534 1534 में, और बॉम्बे एक्वायर कर लिया था, डन। तो यही कुछ इंपॉर्टेंट गवर्नर है जिनके बारे में हमें पढ़ना है। उतना ही पढ़िए जितना एग्जाम में पूछा जाता है, ज्यादा चीजें वैसे भी याद नहीं रहती, इसलिए जितना मैं बता रही हूँ उतना आपके लिए इनफ है। अब बात कर लेते हैं पोर्चुगल कंट्रीब्यूशन के बारे में। तो जैसा कि मैंने कहा, इन्होंने प्रिंटिंग प्रेस को सेटअप किया था, इन्होंने शिप बिल्डिंग आर्ट की शुरुआत की थी। पहला चर्च 1510 में इन्होंने केरला में सेटअप करने का काम किया था, जिसको हम सेंट थॉमस के नाम से जानते हैं, जो कि गॉथिक आर्किटेक्ट आपको देखने को मिलेगा। और पहले प्रीस्ट जो इंडिया आए थे उनका नाम क्या है? फ्रांसिस्को जॉनवियर, ठीक है। तो आप यहाँ पे जेवियर होता है, जॉनवियर नहीं होता। फर्स्ट प्रीस्ट जो इंडिया आए थे उनका नाम क्या है? फ्रांसिस्को जेवियर। आपको इनका नाम देखने को मिल जाएगा, डन। तो आपको सेटलमेंट तो पता चल चुके हैं। अब यहाँ पर ब्रिटिशर्स और पोर्चुगीज के बीच में, जब ब्रिटिशर्स आएंगे भारत तो उनके बीच में कुछ लड़ाइयाँ शुरू हो जाएंगी। तो जब हम बात करेंगे बैटल ऑफ सॉली के बारे में, तो एक इंपॉर्टेंट बैटल है, इसको आने वाले वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जैसे कि मैंने कहा कि जब बैटल ऑफ सॉली होती है तो सूरत चला जाता है ब्रिटिशर्स के हाथ में, और बाद में बॉम्बे भी चला जाता है ब्रिटिशर्स के हाथ में। आप देखेंगे बैटल ऑफ कन्नूर 1506, बैटल ऑफ चाउल 1508, बैटल ऑफ दीव 1509, फिर गोवा को यहाँ पे एनेक्स कर लिया था 1510 में, बैटल ऑफ सॉली 1612 में, और बैटल ऑफ गोवा 1638 में। तो ये कुछ बैटल है या कुछ कैंपेन्स थे जो कि पुर्तगाल के लोगों ने या जो पोर्चुगीज आए थे भारत में, उन्होंने इन कैंपेन्स को रन करने का काम किया था। क्लियर रहती है चीजें। अब जब ये लोग भारत आए थे तो भारत की क्या कंडीशन थी, कौन कौन से राजा थे जो रूल कर रहे थे? तो सबसे पहली बात, जब पोर्चुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई थी उस समय वहां पर जो राजा थे, वहां के जो राजा थे उनका नाम है मैनुअल फर्स्ट, और प्रिंस का नाम क्या है? हेनरी द नेविगेटर। अब इंडिया में आप देखेंगे 1498 में आपको दिल्ली सल्तनत देखने को मिलेगी, क्योंकि अभी तो बाबर आया नहीं है। तो दिल्ली सल्तनत में रूल कर रहे थे सिकंदर लोधी, मतलब लोधी वंश का रूल था जब पहली बार यूरोपियन भारत आए थे। विजयनगर एम्पायर में आप देखेंगे नरसिंह राव सेकेंड, जो कि आपका सलूबा डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं, वो रूल कर रहे थे। और गुजरात में रूल कर रहे थे महमूद बेगड़ा, और इनके साथ ही बेसिकली युद्ध होता है, क्योंकि ये बिल्कुल पसंद नहीं करते कि पोर्चुगीज आए और अरेबियन सी में अपनी मोनोपोली बनाए। क्लियर है। जब हमारा गोवा इंडिपेंडेंट होता है 1961 में, जब हम ऑपरेशन लॉन्च करते हैं, उस समय आप देखेंगे कि गवर्नर कौन होता है। तो 1961 में आपके जो गवर्नर है उनका नाम है मैनुअल एंटोनियो, ठीक। जब हमारा देश आजाद होता है एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, तब उस समय बोशा करके एक व्यक्ति होते हैं जो गवर्नर होते हैं गोवा के, ठीक है। इतनी चीजें। इसके अलावा गोवा लिबरेशन डे हम 19 दिसंबर 1961 को सेलिब्रेट करते हैं। अब जब ये भारत आए थे तो ऑब्वियसली बात है कुछ ना कुछ तो मिंटिंग प्रिंटिंग का काम करेंगे, कॉइन वगैरह प्रिंट करेंगे, बिल्कुल इन्होंने भी किया। अगर आप देखेंगे इनके कॉइन्स तो गोल्ड, सिल्वर, टिन, कॉपर के कॉइन्स आपको देखने को मिल जाएंगे। और इनकी जो गोल्ड एंड सिल्वर गोवा में होता था, गोवा में मतलब मिंटिंग करते थे आपके गोल्ड और सिल्वर कॉइन की। वहीं अगर कॉपर, टिन और लेड के कॉइन के बारे में बात करें तो इसकी मिंटिंग कोचीन, दीव और दमाऊ में की जाती थी। अच्छा, इनका गोल्ड कॉइन जो था उसको एक नाम दिया गया था जिसका नाम क्या है? क्रूजडो, ठीक है। क्रूजडो आपको नाम देखने को मिलेगा, ये बेसिकली गोल्ड कॉइन का नाम है, डन। तो ये हो गए आपके कुछ कॉइन्स। अब बात कर लेते हैं कुछ एमसीक्यू जो इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड है, जो आज हमने डिस्कस किया है। आंसर करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। पहला लिखा है अल्फोंसो दी अल्बुकर इज द बेस्ट नोन फॉर द कैप्चर ऑफ विच इंडियन टेरिटरी। तो इन्होंने क्या किया था आप सभी को पता है, 1510 में, 1510 में गोवा को कैप्चर करने का काम किया था, और बाद में 1530 में गोवा इनकी कैपिटल बन चुकी थी। तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंडिया लिबरेटेड गोवा फ्रॉम द पोर्चुगीज एंड। तो गोवा को आजादी कब मिली थी? आंसर है 1961 में, जब ऑपरेशन विजय को लॉन्च किया गया था।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट वॉज नॉट इंट्रोड्यूस इन इंडिया बाय द पोर्चुगीज। तो पोर्चुगीज अपने साथ साथ क्या लेकर आए थे, तो काजू लेकर आए थे, पाइनएप्पल लेकर आए थे, आलू लेकर आए थे, टोबैको लेकर आए थे, लेकिन जो पान है, बीटल है, ये अपने साथ लेकर नहीं आए थे। ठीक है, ये अपने साथ लेकर नहीं आए थे, बाकी सामान लेकर आए हैं अपने साथ। ठीक, नेक्स्ट है When did the Portuguese make Goa their official capital? तो बहुत आसान सा प्रश्न है, 1530, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। Who was the ruler of Calicut at the time of arrival of Vasco da Gama? आंसर क्या हो जाएगा? जमोरिन रूल कर रहा था, जमोरिन इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए। Which of the following Portuguese governor in India who introduced the policy of imperialism? मतलब साम्राज्यवादी व्यवस्था, साम्राज्यवादी पॉलिसी कि हमारा राज्य होगा, हमारा अधिकार होगा, किसने शुरू किया? तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, इन्हें ही तो एक्चुअल फाउंडर हम बोल रहे हैं। नेक्स्ट है एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस डिड द पोर्चुगीज सेटअप देयर फर्स्ट फैक्ट्री? तो पहली फैक्ट्री इन्होंने कोचीन में सेटअप करने का काम किया था। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मुगल रूलर डिफीटेड द पोर्चुगीज एट द पोर्ट ऑफ हुगली। हुगली के पोर्ट में किस मुगल रूलर ने पोर्चुगीज को डिफीट किया था? तो आंसर है शाहजहां। जब हम थोड़ा सा और बात करेंगे मुगल एरा में तो हम इस बात को और डिटेल में समझेंगे। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 1632 की ये घटना आपको मिलेगी। Who among the following helped Vasco da Gama on his arrival in India? तो किसने मदद की थी? तो अब्दुल माजिद ने इनकी मदद की थी। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर एज्यूम द टाइटल ऑफ हेड ऑफ कॉमर्स? तो एक बात बताइए, ऐसा टाइटल कौन एज्यूम करेगा जिसको लगेगा यार मैंने तो बहुत अच्छा काम किया है, मैंने तो नेविगेटर्स को भेजा है इंडिया और इंडिया से वो लोग सामान लेकर आ रहे हैं, फैक्ट्री बना रहे हैं, हम यहाँ पे गवर्नर अपॉइंट कर रहे हैं, मतलब मैं तो एक बहुत अच्छा बिजनेसमैन बन चुका हूं। तो कौन हो जाएगा ये? आंसर हो जाएगा मैनुअल वन, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है सेकेंड पोर्चुगीज एक्सपीडिशन किसने किया था? पहला बार तो वास्को डी गामा आया था, ठीक है, और अगली बार 1501 में वास्को डी गामा आया था, लेकिन 1500 में एक और व्यक्ति था पोर्चुगी जो कि इंडिया आया हुआ था, उसका नाम पूछा गया है। तो उसका नाम है क्या? पेड्रो अल्बरेज कैब्रल, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। तो वास्को डी गामा के बाद सेकेंड टाइम ये आए थे, फिर थर्ड टाइम वापस वास्को डी गामा भारत आया था। ठीक है, इतनी चीजें। चलिए, ये यूपीएससी का क्वेश्चन है, हम देखेंगे इसे। विथ रेफरेंस टू द पौंडीचेरी या फिर पुदुचेरी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 3 स्टेटमेंट है। पहला लिखा है कि पहले यूरोपियन पावर पोर्चुगीज थे जिन्होंने पौंडीचेरी को कैप्चर किया या ऑक्यूपाई किया। सेकेंड नंबर पे जो यूरोपियन पावर थी वो फ्रांस थी जिन्होंने पौंडीचेरी को ऑक्यूपाई किया। और थर्ड नंबर पे अगर आप देखेंगे इंग्लिश है, ये ब्रिटिश के जो कंपनी है वो है जिन्होंने कभी भी पौंडीचेरी को ऑक्यूपाई नहीं किया। कौन से स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है? तो देखो, पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है, पहले यूरोपियन पौंडीचेरी को ऑक्यूपाई करने वाले पोर्चुगीज थे क्योंकि वही तो पहली बार आए थे। लेकिन सेकेंड व्यक्ति कौन थे? डच थे, डच ने इस पे रूल किया था। बाद में आपके ब्रिटिशर्स भी आए थे, ब्रिटिशर्स ने भी रूल किया था, और पौंडीचेरी में फ्रांसीसीज कॉलोनीज भी आज भी आपको सेटलमेंट देखने को मिलते हैं, तो फ्रांसीसीज ने भी रूल किया है। ठीक है, तो ये बात सेकंड स्टेटमेंट भी गलत है क्योंकि सेकंड नंबर पे डच थे, और यहाँ लिखा है कि ब्रिटिशर्स ने कभी ऑक्यूपाई नहीं किया, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर 1 अकेला यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन का सोर्स क्या है? तो ये आप इस तरीके के पेपर किसके होते हैं? एसएससी के, आपने देखे होंगे। तो आप जब पीडीएफ डाउनलोड करेंगे एसएससी के पेपर की, तब आपको इस तरह के क्वेश्चन मिल जाएंगे। मैंने स्क्रीनशॉट में नहीं लिए, इनको आपको इस फॉर्म में दे दिए हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं जो क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि इन विच ईयर डिड द पोर्चुगीज कैप्चर गोवा इज 1510, तो वही सारी चीजें आपको यहाँ पे क्वेश्चन में मिली हैं। तो मतलब आपको ये समझ में आ रहा होगा कि एसएससी एंड डिफरेंट एग्जाम में इस पर्टिकुलर टॉपिक से कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। आई होप आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। पीडीएफ के लिए आप बिल्कुल टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो पसंद आता है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टेक केयर एंड बाय बाय।